हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जय केस तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज हम री स्टार्ट 0.1 सीरीज में क्लास 10th के साइंस को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह लेक्चर नंबर 3 है। और इसमें मैं आप लोगों को पहले चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 दे दिया है। और जो री स्टार्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया है। तो जो लेक्चर 2 हो चुके हैं, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड वाले लेक्चर में पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक थ्योरियों को मैंने बताया है, और पहले लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री को बताया है। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आ रही है तो आप बड़ी आसानी से पहले चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझ सकते हो, और अगर नहीं आ रही तो हो सकता है कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो यदि आप लोगों ने वो दोनों लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिएगा। और आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर थर्ड में पहले चैप्टर के आगे वाले टॉपिक को बताएंगे। तो जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को अभिक्रिया के प्रकार में पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया तक पढ़ा दिया था, और एक टॉपिक आपको हमने नहीं बताया था, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज हम संतुलित रासायनिक समीकरण से क्लास को स्टार्ट करके फिर दोबारा उसी अभिक्रिया के प्रकार के टॉपिक पर आकर आगे वाली सभी अभिक्रियाएं के बारे में हम आपको आप बताएंगे। तो आशा करता हूं कि जो कुछ मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा हूं वो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि यह क्लास आपको कुछ अलग लगी कि नहीं लगी, क्योंकि इतना तो कंफर्म ही है कि आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कुछ अलग मिला है या नहीं मिला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप पहले से क्लास हमारी ले रहे होगे तब तो आपको पता ही है कि हम कुछ ना कुछ अलग बताते हैं। और यदि आप नए आए हो तो क्लास के अंत तक रुको। हम इतना वादा करते हैं आपसे कि आपका टाइम हम बर्बाद नहीं होने देंगे, और कुछ ना कुछ अलग हम जरूर से जरूर आपको सिखाएंगे। तो आशा करता हूं कि सब कुछ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, जिंदा रहे, और जिंदगी की नाक में दम कर दे। अर्थात आपका जो जीवन है वह केवल संघर्ष के लिए बना है। जो संघर्ष नहीं करेगा वो बेहतर नहीं सरवाइव कर सकता अपने जीवन में। तो अगर आपको अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करना है तो आपको संघर्ष जरूर से जरूर करना पड़ेगा। तो आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि खुद आपकी जिंदगी ही परेशान हो जाए कि आखिर कितना मेहनत करने वाला हमें मिला है। और जब आप मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आशा करता हूं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। बगैर आपका टाइम बर्बाद किए हुए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह है री स्टार्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम क्लास क्लास टेंथ क्लास टेंथ क्लास टेंथ के क्या साइंस क्लास टेंथ के साइंस साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक 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 अभिक्रिया अभिक्रिया एवं एवं समीकरण समीकरण के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था, और अभिक्रिया के प्रकार में पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को हम इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाकर आप लोग देख लीजिएगा। मगर हमने आपको एक टॉपिक नहीं बताया था, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, पहली हेडिंग डालोगे। पहली हेडिंग क्या, संतुलित संतुलित रासायनिक 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 समीकरण समीकरण। आखिर संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आखिर होती है क्या है, और क्यों हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कोई भी अभिक्रिया है तो उसका जो द्रव्यमान होता है अभिकारक और उत्पाद का, वो क्या होता है, बराबर होता है। और द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या नष्ट कर सकते हैं। तो उसी द्रव्यमान के नियम को पालन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ता है। आया समझ में। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण के नियम 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 का पालन पालन करने करने के लिए करने के लिए लिए हमें हमें क्या अभिक्रिया
अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ता है। बताओ इतना आया कि समझ में कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है तो आप यही लिखोगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समीकरणों को बैलेंस करना पड़ता है ना। उसके बाद में नीचे अब क्या होता है कि कैसे बैलेंस किया जाता है और संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है वो आप लिखोगे। तो नई लाइन से आप लिखोगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पदार्थ का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान उत्पाद पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बताओ आया समझ में नहीं? यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें जो हमारा अभिकारक है और जो उत्पाद है उन दोनों का जो द्रव्यमान हो इक्वल होता है तो उसे ही हम बोलते हैं क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमको समीकरणों को अर्थात अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि ना तो द्रव्यमान हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यह नियम आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल मान के चलो, इमेजिन करो कि आपको क्या दिया गया? मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम दिया गया है आपको। आप क्या कर रहे हो? आपको दिया गया है क्या? मैग्नीशियम, और आपने उसकी अभिक्रिया क्या? ऑक्सीजन से करा दी। या आप कहो कि हम मैग्नीशियम को क्या वायु के साथ जला रहे हैं, तो सबको पता है कि क्या मिलता है आपको क्या मिलता है? MgO मिलता है। क्या मिलता है? MgO मिलता है। अब क्यों MgO मिलता है? क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम होता है, जो हमारा क्या मैग्नीशियम होता है, इस पर +2 का चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है इस पर -2 का चार्ज होता है। और ये जब दोनों मिलते हैं तो प्लस माइनस एक दूसरे से कट के ये क्या होता है? ये सूत्र न्यूट्रल हो जाता है और जाकर हमें मिल जाता है क्या? MgO। बताओ आया समझ में नहीं? तो ये जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? MgO मिलता है। जाकर अब इसे क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे किया जाता है आपको यह ध्यान रखना है। बैलेंस आपको इस प्रकार करना है कि जो समीकरण है, समीकरण में जितने तत्व हमारे अभिकारक की ओर हैं उतने ही तत्व हमारे उत्पाद की ओर होने चाहिए। जब इक्वल तत्व होंगे तभी द्रव्यमान उनका बराबर होगा, और जब द्रव्यमान बराबर होता है तो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे हम बता चुके हैं। तो देखिए इधर क्या ऑक्सीजन 2 है मगर इधर ऑक्सीजन क्या 1 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप लोग मैथ करते हो, मैथ में 2 साइड इक्वल करने के लिए एक साइड को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। पीछे आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर करोगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आगे आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हम 2 लिख देंगे, और जब हमने क्या 2 लिखा, जब हमने यहाँ पर 2 लिखा तो आपकी क्या मैग्नीशियम भी क्या हुई? इनबैलेंस हो गई। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें 2 लिखना पड़ेगा, है ना। 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो आशा करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और क्या 2 मैग्नीशियम हो गया है ना, तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो हमारे अणुओं की संख्या है वो क्या हो गई? समान हो गई। अणुओं की संख्या क्या है? वो समान हो गई जाकर। और यहाँ पर देखो जो मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 दूना 24 होता है। जो हमारा द्रव्यमान होता है वो परमाणु क्रमांक के 2 गुना होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। परमाणु क्रमांक के 2 गुने के बराबर होता है। तो ये अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम इसे दोबारा लिख दे रहे हैं। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा? जाकर MgO मिलेगा। जाकर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है ना अब अच्छे से, है ना। इसे ऑक्सीजन को हम भी ऊपर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को भी चलो ऊपर कर दिया। आप तो दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है? 24 होता है। और इसका क्या करोगे? 2 है तो 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। हम इनका द्रव्यमान निकाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हाँ इनका द्रव्यमान क्या होगा? इक्वल होगा। उसके बाद में प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का होता है क्या? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे? 2 गुणे क्या कर देंगे? हम 16 कर देंगे। 2 गुणे कर देंगे क्या? 16। और उसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे? 2 और फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 MgO है तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? 24 और प्लस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। अब इनका आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो और बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा जाकर हमारा? 6 4 10 और 2 1 3, 3 यानी कि 40। 40 दूना 80, यानी ये क्या हो गया? 80 हो जाएगा। इधर से आएगा कितना? 80, और इधर से भी आपका कितना? 80 ही आएगा। देख लीजिए आप, 24 दूना 48 और 0 दूना 32। 48 और 32 को आप ऐड करोगे तो आपका कितना? 80 ही बनेगा। आया समझ में नहीं? यानी कि जितने इकाई में होगा, मान के चलो मैग्नीशियम अगर आपका 1 ग्राम है, सॉरी
इसका मतलब क्या हुआ 2MgO2 और 2MgO का मतलब क्या हुआ, दो मैग्नीशियम के अणु एक ऑक्सीजन गैस का अणु मिलकर दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु का निर्माण कर रहा है। बताओ इतना है समझ में नहीं? तो अगर आपका जो मान है वो क्या द्रव्यमान, जो इनका द्रव्यमान है वो अगर ग्राम में होगा तो आगे चलकर आपकी द्रव्यमान में ही इकाई आएगी, अर्थात जिस इकाई में ये होंगे जाकर वो इकाई आपका आ जाएगा। बताओ आया समझ नहीं? आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, इकाई, इकाई है ना, इकाई। जिस इकाई में होंगे इनके द्रव्यमान उसी इकाई में क्या होगा आपको मिल जाएगा आंसर। बताओ आया समझ में नहीं? आ गया समझ में ना? अर्थात जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। बताओ आया समझ में नहीं? आ गया ना अच्छे समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे मैग्नीशियम बोलते हैं, इसे ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, और दोनों जब मिल जाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। आया समझ में? ये आपका अभिकारक है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है और ये बन रहा है, तो ये क्या है, उत्पाद है। अभिकारक जो होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जाकर। आशा करता हूं इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम वही अपने टॉपिक पर जहां पर थे अभिक्रियाओं के प्रकार पर, उसके सेकंड वाली अभिक्रिया को कवर करेंगे। तो आशा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और आप परेशान मत होइए, बाई चांस आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम टाइम तो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन आप लोगों को कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए, क्योंकि बेस्ट टीचर मिलना इम्पॉसिबल है। पढ़ाने वाले तो बहुत आपको मिल जाएंगे लेकिन शायद इतना समझाने वाला ना कोई मिले। तो आप परेशान मत होइए, क्लास के अंत तक रुकिए। थोड़ा आपको टाइम लग रहा है उसकी बात अलग है, मगर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन केवल रटोगे तो शायद एग्जाम में नहीं भूलोगे। तो आया समझ में? तो अगर आपको बेहतर से बेहतर करना है, आगे कंपटीशन एग्जाम में आपको भाग लेना है, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप अंत तक रुकिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ ना कुछ अलग हम जरूर बताएंगे, इतना हम गारंटी ले सकते हैं। आया समझ में? तो जो नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है वह क्या हो जाएगी, नेक्स्ट अभिक्रिया सेकंड वाली। फर्स्ट हम बता चुके हैं संयोजन, सेकंड आप डालोगे हेडिंग वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया है ना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या, वियोजन, वियोजन का मतलब हम आपको रटाएंगे नहीं, समझाएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप नाम से ही अभिक्रियाओं का परिभाषा बना लोगे। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब टूटना, यानी कि ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। संयोजन में क्या होता था, दो ऐड होकर एक नए का निर्माण करते थे, मगर वियोजन में क्या होता है, एक टूटकर दो का निर्माण करेगा। बताओ आया समझ में नहीं? तो आप क्या लिखोगे, और इसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन का मतलब भी टूटना हुआ और अपघटन का भी मतलब टूटना हुआ। तो यही अभिक्रिया आपको वियोजन के नाम से भी पूछी जा सकती है और अपघटन के भी नाम से पूछी जाती है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, चाहे अपघटन पूछे या वियोजन पूछे, आपको यही एग्जाम्पल और यही परिभाषा लिखना है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो क्या होता है, आप लिखोगे क्या, वह रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें, जिसमें क्या, कोई, जिसमें कोई पदार्थ, कोई पदार्थ, पदार्थ, कोई पदार्थ, पदार्थ किसी, किसी, किसी बाह्य, बाह्य प्रभाव, प्रभाव के कारण, कारण दो या, दो या दो से अधिक, अधिक, अधिक पदार्थों, पदार्थों, पदार्थों में क्या होता है, वियोजित, क्या, वियोजित, वियोजित अर्थात टूट, टूट जाता है, टूट जाता है, वियोजित हो जाता है क्या, वियोजन, 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 या इसी को बोलते हैं क्या, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती, लाती है। बताओ आया समझ में नहीं? यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव के कारण, बाहरी प्रभाव तो हमने बोला क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तभी तो वो टूटेगा। इमेजिन करो दो लोगों की दोस्ती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तभी तो उनकी दोस्ती टूटती है। तो वही हमने बताया है कि जब कोई एक पदार्थ कोई बाहरी प्रभाव उस पर लगता है और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में जब टूट जाता है तब वही अभिक्रिया आपकी क्या, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती। बताओ आया समझ में नहीं? आया समझ में? तो अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले, एग्जाम्पल से पहले अगर इस रिएक्शन की, इस अभिक्रिया की हम क्या कॉमन समीकरण की बात करें तो आप समझिए, मान के लो, इमेजिन करो कोई पदार्थ है क्या, ए बी, कोई पदार्थ ए बी है। अब ए बी पदार्थ कुछ ना कुछ से मिला होगा, जैसे मान लो ए बी पदार्थ किसी ए और बी से मिलकर बना है ना, तो ये क्या होता है, जिनसे बना होगा, जिनसे बना होगा उसी में क्या होता है, टूट जाता है। तो मान के चलो क्या हुआ, कोई बाह्य प्रभाव इस पर कार्य किया, क्या, कोई इस पर बाह्य प्रभाव कार्य किया है ना, क्या हुआ, बाह्य, बाह्य प्रभाव, प्रभाव, कोई बाह्य प्रभाव इस पर कार्य किया और ये क्या, ए, ए और
बी, ए और बी में क्या हुआ, टूट गया। ए बी था पहले, अब क्या हुआ, ए और बी में टूट गया। तो यही जो अभिक्रिया कहलाती है, यही जो अभिक्रिया होती है वही क्या होती है, आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है। बताओ आया समझ में नहीं? ये है आपका कॉमन समीकरण ऐसे जाकर आपका बनेगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, इसमें अगर हम क्या एग्जाम्पल की बात करें, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा कि मान के चलो कि हम लेते हैं हमारा जो सोडियम होता है, हमारा होता है क्या, सोडियम, NaCl। अगर आप इस पर क्या करोगे, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, क्या विद्युत धारा, इसमें अगर आप क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये क्या होता है, ये हमारा Na प्लस Cl2, Na प्लस क्या Cl2 में क्या होता है, टूट जाता है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें अभिक्रिया बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 ही है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा क्या सोडियम इनबैलेंस हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ आया समझ में नहीं? आया समझ में ना? तो ये क्या NaCl था, इसमें जैसे हमने बाहरी प्रभाव अर्थात विद्युत धारा इसमें हमने प्रवाहित किया, तैसे वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। बताओ आया समझ में नहीं? और ये तो मान चलो फर्स्ट हो गई। अगर हम सेकंड की बात करें तो मान के चलिए हमने क्या किया, हमने एक ले लिया नया यौगिक, क्या AgCl, अर्थात ये क्या है, आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम है, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। आप लोग इसका नाम भी लिख लीजिएगा, है ना, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और सेकंड में क्या है, ये AgCl है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड। और इसमें क्या होगा, इसमें जैसे सूर्य का प्रकाश लगेगा, क्या होगा, जैसे इसमें आपका सूर्य का प्रकाश लगेगा, सूर्य का प्रकाश, जैसे इसमें क्या होगा, सूर्य का प्रकाश लगेगा, तैसे ये क्या करेगा, ये Ag और प्लस में क्या Cl2, Ag और प्लस में क्या Cl2 में क्या होगा, टूट जाएगा। और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Ag भी इनबैलेंस हो गया है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ आया समझ में नहीं? यानी कि जो हमारा 2 AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड का अणु है, उसमें जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तैसे आपका क्या वो Ag और Cl2 में टूट जाता है। ऐसा समझ में नहीं? आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो AgCl होता है अर्थात सिल्वर क्लोराइड होता है, इसे काले रंग की बोतलों में रखा जाता है। तो वही पूछ सकते हैं कि क्यों काले रंग की बोतलों में रखा जाता है। तो इसलिए रखा जाता है कि आप लोगों को पता होगा, अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो हो सकता है पता हो, नहीं तो हम आगे आपको बताएंगे। जो काला रंग होता है वो क्या करता है, प्रकाश को तो ज्यादा खींचता है, मगर जब बोतल के अंदर रहेगा तो क्या होगा, इस पर प्रकाश नहीं लगेगा, इसीलिए प्रकाश नहीं लग पाता। तो ये AgCl ये वैसे के वैसे बना रहता है, नहीं तो किसी ना किसी कार्य के लिए तो बना ही गया होगा। तो अगर ये बाहर ही रखा जाए तो AgCl वो ना रहकर जैसे सूर्य का प्रकाश लगेगा तैसे वो क्या Ag और प्लस में Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा समझ में नहीं? तो जो AgCl सिल्वर क्लोराइड, उस पर सूर्य का प्रकाश लगेगा तो वो Ag और Cl2 में टूट जाता है। बताओ ऐसा समझ में नहीं? और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो अभिक्रिया है वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटा हुआ है, और ये अभिक्रिया क्या सूर्य का प्रकाश के कारण हुई है। तो जो वियोजन होता है, वियोजन या अपघटन की बात करें, वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है क्या, विद्युत वियोजन, यानी विद्युत धारा से होगा तो विद्युत वियोजन कहलाएगा, प्रकाश से होगा तो क्या होगा, प्रकाश वियोजन कहलाता है। और एक होता है उष्मी वियोजन। तो उष्मी वियोजन वाला हम आपको ऊपर बताएंगे, उससे पहले क्या करोगे, ये जो अभिक्रिया हुई है, पहली अभिक्रिया, ये क्या है आपकी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। क्या विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। आया समझ में? ये क्या है, आपकी विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। और जो हमारी सेकंड वाली है, प्रकाश के द्वारा हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। बताओ आया समझ में नहीं? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और एक बात ध्यान रखना, सब प्रकाश इस पर कार्य भी नहीं करेगा, ओनली केवल सूर्य का प्रकाश कार्य करेगा, इसलिए हमने प्रकाश नहीं लिखकर क्या सूर्य का प्रकाश लिख दिया है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम क्या आगे जो उष्मी वियोजन है उसके बारे में बताएंगे। तो आशा करता हूं इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरा अभिक्रिया क्या हम बताएंगे आपको, उष्मी वियोजन के बारे में। तो इसे अच्छे से मिटाए दे रहे हैं और उसे क्या करेंगे, रोक कर रखेंगे, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। ये यहाँ पर आपका क्या विद्युत वियोजन था, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, विद्युत वियोजन। तो आपका जो थर्ड है, जो हमारा क्या थर्ड है, वो क्या होता है, उष्मी वियोजन, अर्थात उष्मा के द्वारा वियोजन होता है। क्या होता है, उष्मा के द्वारा वियोजन होता है। तो आप क्या लिखोगे, जो हमारा क्या होता है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें जैसे क्या होगा, उष्मा इसमें जैसे प्रवाहित होती है, क्या जैसे इसमें उष्मा प्रवाहित होती है, तैसे ये क्या होता है कि ये हमारा CaO, क्या CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा क्या बनेगा जाकर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ आया समझ में नहीं? यानी कि
जब कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा प्रवाहित होती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, बताओ आया समझ में नहीं। और ये जो अभिक्रिया है वो क्या, ये अभिक्रिया हमारी उष्मा के कारण हो रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, उष्मी वियोजन। उष्मी वियोजन, बताओ आया समझ में नहीं। अर्थात जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है विद्युत वियोजन, एक होती है प्रकाश वियोजन और एक होती है उष्मी वियोजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा होती है उसे, या वह वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा होती है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, और वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा होती है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश वियोजन बोलेंगे। और वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसमें वियोजन बोलते हैं। बताओ यहां तक जो हमने बताया आपको अच्छे समझ में आया ना। आप लोग इसका नाम वगैरह लिख लीजिएगा, हम बता तो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम ये क्लोरीन गैस है, और ये सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है, सिल्वर है, ये क्या है आपका क्लोरीन गैस है। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको अच्छे से अभी तक समझाया वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट अभिक्रिया पर। तो आपकी जो अभिक्रिया नंबर 3 है, अभिक्रिया नंबर जो आपकी 3 है वो है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। एक बात ये ध्यान रखो कि क्लास के अंत तक रुकोगे तो कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, और इतना तो कंफर्म है कि इतना बेसिक से हम भी पढ़ चुके हैं, इतना बेसिक से बताने वाला जल्दी से आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो क्लास के अंत तक रुकना भाई। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी 3rd अभिक्रिया है, 3rd अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया वो समझ में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो था डीकंपोजिशन रिएक्शन, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और एक कम क्रियाशील तत्व होता है। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात उसे क्या करता है, निकाल देता है। और यही रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ ऐसा समझ में नहीं, आप नाम से ही समझ सकते हो। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विस्थापन का मतलब होगा स्थान को चेंज कर देना। और जब स्थान चेंज होगा, स्थान चेंज होगा तो क्या होगा, मान लो स्थान चेंज कौन करता है, कमजोर वाला ही तो चेंज करता है। जो हट्टा कट्टा है, जो पहलवान है, वो तो स्थान अपना चेंज नहीं करेगा, जो कमजोर वही तो चेंज करेगा। तो वही ये क्या तत्वों के द्वारा होगा, पदार्थों के द्वारा होगा। तो क्या होता है, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और एक कम क्रियाशील तत्व होता है, और कम क्रियाशील तत्व क्या, लवण का विलयन होता है, उसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। तो ये अधिक क्रियाशील तत्व उसको क्या करता है, उसके लवण के विलयन से निकाल देता है और खुद का लवण का विलयन बना लेता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में। मैं आपको लिखा बाद में रहा हूं, समझा पहले इसलिए रहा हूं ताकि आपको पहले ही समझ में आ जाए कि आखिर ये लिखा क्या जा रहा है। ऐसा समझ में, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे वह रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें क्या, जिसमें, जिसमें कोई, कोई अधिक, अधिक क्या, क्रिया, क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील तत्व, तत्व अपने, अपने से कम, अपने से कम, कम क्रियाशील, अपने से कम क्रिया, क्रियाशील, शील तत्व को उसके, उसके लवण, लवण के विलयन, विलयन से, विलयन से विस्थापित, क्या, विस्थापित, विस्थापित कर, विस्थापित कर स्वयं, स्वयं के, स्वयं के लवण, लवण के, स्वयं के लवण के विलयन, विलयन का निर्माण, निर्माण करता है, करता है क्या, विस्थापन, क्या, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में नहीं, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे और उसके बाद में क्या करे, अपने लवण का विलयन बना ले, तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ना। तो मान के चलो अगर इसके लिए हम कॉमन समीकरण की बात करें तो इमेजिन करो, मान के चलो कि कोई एक तत्व ए है, कोई एक तत्व क्या ए है जो क्या अधिक क्रियाशील है, जो क्या है अधिक क्रियाशील है ना। एक तत्व ए है वो क्या है, अधिक, अधिक क्रियाशील है, अधिक वो क्या है, क्रियाशील है। और एक तत्व बी है और उसका लवण का जो विलयन है वो क्या है, बीसी है, बीसी है, और ये जो बी है वो क्या है, कम क्रियाशील है। तो जब अभिक्रिया होगी, जब विस्थापन अभिक्रिया होगी तो क्या करेगा, ये जो अधिक क्रियाशील तत्व ए है वो कम क्रियाशील तत्व का जो ये लवण का विलयन बना हुआ है और
लवण का विलयन बना हुआ है उससे क्या करेगा, उस कम क्रियाशील तत्व अर्थात बी को क्या करेगा, निकाल कर स्वयं के लवण का विलयन बना लेगा। अर्थात क्या बनेगा, जाकर हमारा बन जाएगा क्या, AC और प्लस में क्या होगा, बी निकल जाएगा जो क्या, जो कम क्रियाशील तत्व है। बताओ आया समझ में नहीं, कम क्रियाशील तत्व है, बताओ आया समझ में नहीं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्या अगर हम यहाँ पर क्या करें, एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलो क्या ले लें, हम ले लें यहाँ पर क्या, Fe, क्या ले लें, Fe प्लस में क्या, CuSO4 और ये जब अपक्रिया होगी तो हमें क्या मिलेगा जाकर, तब हमें मिलेगा जाकर FeSO4 और प्लस में क्या मिलेगा, Cu। बताओ आया समझ में नहीं, आया समझ में ना, क्या हो जाएगा, Cu मिल जाएगा कॉपर। बताओ आया समझ में नहीं, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ये जो आयरन है ये कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है, तो क्या करेगा, और ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये कॉपर के लवण का विलयन है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व अर्थात Fe कॉपर को क्या करेगा, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा और फिर स्वयं के लवण का विलयन अर्थात FeSO4 जाकर बनाएगा और कॉपर क्या होगा, अलग निकल जाएगा। बताओ ऐसे में नहीं। और अगर बाई चांस आपको जस्ट अपोजिट दे दे, क्या करेगा, जस्ट अपोजिट दे दे, अर्थात आपसे पूछ ले क्या कि Cu क्या हमारा Cu और प्लस में FeSO4 से क्या होगा, तब क्या होगा, कॉपर Fe को विस्थापित कर पाएगा, नहीं विस्थापित कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अधिक क्रियाशीलता तो अर्थात बलवान जो है वो तो कमजोर को मारेगा, मगर क्या कमजोर बलवान को मार सकता है, नहीं ना। तो वही क्या होगा कि अधिक क्रियाशील तो कम क्रियाशील को निकाल देगा उसके लवण के विलयन से, मगर कम क्रियाशील उस अधिक क्रियाशील को उसके लवण के विलयन से कभी नहीं निकाल पाएगा। तो क्या होगी, कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी। तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बताओ आया समझ में नहीं, क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अब ये समस्या है कि गुरुजी कब हम ये जानेंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, क्योंकि अगर कम क्रियाशील वाला हो गया तब क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और बाई चांस तुमने अभिक्रिया बना दी तब आपका रोग हो जाएगा। या अधिक क्रियाशील वाला तत्व मिल गया और हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये कम क्रियाशील तत्व है, तो हमने लिख दिया कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कैसे हम जानेंगे कौन सा कम क्रियाशील है, कौन सा अधिक क्रियाशील है, उसे हम आपको आगे समझाने वाले हैं। और आशा करता हूं कि इतना जितना मैंने आपको बताया वो अच्छे से क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि इसका आपने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और कैसे हम जानेंगे कि आखिर कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। इसके लिए आपको एक सारणी याद करनी पड़ेगी। क्या, एक सारणी याद करनी पड़ेगी जिसे बोला जाता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें तत्वों को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो आज केवल आप लोगों को उसका तत्व चाहिए, केवल उसमें तत्वों को याद कर लो, उसके बाद में उस श्रेणी से रिलेटेड सब कुछ एकदम अच्छे से आपको चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु में पढ़ाया जाएगा। आया समझ में। तो आपको बगल आपको दिखाई पड़ रही होगी एक सारणी। इसमें क्या, पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक 13 तत्व दिए गए हैं। क्या, 13 तत्व दिए गए हैं। ये कौन कौन से हैं, आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बगल आप देखते रहिए, एल्यूमिनियम है, और आपका Fe है, और Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, Ag है, और क्या, Au है। बताओ ऐसे समझ में नहीं। विस्थापन अपक्रिया पढ़ने के लिए और विस्थापन अपक्रिया अच्छे से करने के लिए आपको जो ये बगल सारणी दिखाई पड़ रही है ये आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगी तब तक आप अच्छे से ये नहीं कर सकते, अच्छे से मार्क्स इस अपक्रिया में ला ही नहीं सकते। नहीं तो क्या होगा, जहां अपक्रिया होने वाली रहेगी वहां पर आप कह दोगे कि अपक्रिया नहीं होगी, और जहां पर नहीं होने वाली रहेगी वहां पर क्या कर दोगे कि आप अपक्रिया करा दोगे। ये आपसे गलती हो सकती है। तो यह अपक्रिया आपको अच्छे से याद हो जाए इसके लिए मैंने आपको क्या एक ट्रिक भी लिख दी है आप लोगों के लिए। क्या, अच्छा देखो क्या होगा, कल्लू ने कार मांगी, देखते रहिए अच्छे से, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। जब ये वाक्य आप याद कर लोगे तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। बताओ ऐसा समझ में नहीं। कल्लू में क्या, के आ रहा है, और पोटेशियम में भी क्या आता है, के ही आता है ना। इसी प्रकार से आप उस वाक्य के पहले अक्षर से आप क्या कर सकते हो कि इन सक्रियता श्रेणी में यूज होने वाले तत्वों के अक्षर को मैच करके याद कर सकते हो। बताओ ऐसा समझ में नहीं, ऐसा समझ में ना। जो यहाँ नीचे आपको गई दिखाई पड़ रहा है उसे क्या करना, आप नीचे कर लेना, गई आप नीचे कर लेना। तो आपको एजी से लास्ट वाला आपको मैच कराना पड़ेगा, जा से, है ना, सॉरी गा से आपको मैच कराना पड़ेगा, और उसके बाद में नीचे आज हो जाएगा एयू से। बताओ आया इतना समझ में नहीं, है ना, ऐसा समझ में। कल्लू से आपका पोटेशियम आज हो जाएगा, और उसके बाद में नी से आपका सोडियम हो जाएगा, और कार से हो जाएगा आपका कैल्शियम, मांगी से हो जाएगा मैग्नीशियम, आगे से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिसका से हो जाएगा जिंक, और फूटा से हो जाएगा आयरन, और हमारा सीसा से लेड अर्थात सीसा ही होता है। उसके बाद में हमारी से हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और हिल से हो जाएगा मरकरी क्योंकि Hg इसमें आता है ना, और गई से आप क्या करोगे, Ag में जी को गा से मिलाओगे अर्थात क्या हो जाएगा आपका सिल्वर, और आज से हो जाएगा गोल्ड। बताओ आया समझ में नहीं, है ना आप लोगों के लिए कुछ नया। हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने ये ना सीखा हो और ये भी ना जाना हो कि आखिर इस अक्रिया को पढ़ने के लिए हमें इस
सारणी की आवश्यकता पड़ती है। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको अभी तक अच्छे समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इस अपक्रिया में यही होता है कि अधिक क्रियाशीलता तो कम क्रियाशीलता को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, और अगर अपने खुद के लवण का विलयन बना लेता है तब जाकर ये अपक्रिया आपकी क्या वियोजन अपक्रिया कहलाती। बताओ आ गया अच्छे समझ में ना? अच्छे समझ में आ गया ना? आप ये समझ लिए, मान लो जैसे क्लास में बहुत होता है, बहुत ऐसा, मान लो आपकी क्लासमेट इमेजिन करो, आप क्लास में क्या सबसे बहादुर हो अर्थात सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आपकी जो सीट होगी वो क्या होगी, एकदम फिक्स होगी। बाई चांस गलती से आपको किसी दिन आने में लेट हो गया, तो आपकी सीट पर कोई अन्य बच्चा आकर बैठ गया, तो क्या करोगे आप? जैसे ही आओगे तैसे क्या करोगे, उसको उसके स्थान से हटा दोगे। भले वो आपका स्थान है लेकिन इस समय वो बैठा हुआ है तो वो उसी का स्थान हुआ ना, तो क्या करोगे आप? उसको उसके स्थान से हटा दोगे और हटाकर खुद उसका स्थान ले लेकर अपने स्थान पर बैठ जाओगे। बताओ ऐसा नहीं? यही तो होता है। जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसकी सीट फिक्स होती है, इतना हमें कंफर्म है, इतना हमें कंफर्म है, क्योंकि ऐसा हमारे समय भी होता था और हमेशा ही होता रहेगा। इंटेलिजेंट बच्चे की सीट फिक्स होती है, वो बाई चांस गलती से कहीं लेट आ गया तो वो जरूर से जरूर अपनी सीट पर से कम इंटेलिजेंट बच्चे को अर्थात कोई भी बैठा उसे जरूर से जरूर हटा देता है। आया समझ में नहीं? तो वो क्या करेगा, आएगा देखेगा हमारे सीट पर बैठे हुए हैं तो क्या होगा, उनको उनके स्थान से हटाएगा और खुद उसका स्थान ग्रहण करके बैठ जाएगा, और इस समय जो रिएक्शन होती है वो भी आपकी विस्थापन अपक्रिया होती। बताओ आया समझ में नहीं? है ना आप लोगों के लिए नया? हर जगह केमिस्ट्री है मगर आप लोगों ने अभी इस प्रकार से पढ़ी नहीं होगी केमिस्ट्री। और अगर आपको नया लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दो अगर पसंद आया वीडियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अन्य बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस प्रकार से पढ़ सकें। अगर आप बुक की भाषा को कन्वर्ट करके अपनी भाषा में पढ़ते हो तो आप जाहिर सी बात है अधिक समय तक याद कर सकते हो। आया समझ में नहीं? है ना? तो सबसे बेस्ट टीचर वो होता है जो बुक की भाषा को कन्वर्ट करके अपनी भाषा में बताए, है ना? नहीं तो बुक तो स्वयं बच्चे भी पढ़ लेंगे, इसीलिए टीचर को बनाया गया कि वो बुक की भाषा को कन्वर्ट करके बच्चों को अच्छे से समझाए। तो आशा करता हूं जितना अभी तक मैंने आपको समझाया होगा उतना अच्छे से आपको समझ में आ गया है। इतना टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको सबसे अलग और अच्छे से समझाना हमें चाहिए, और हम अच्छे से समझाने का सोचते भी हैं। आया समझ में? नहीं तो सब में और हम में अंतर क्या रहेगा, है ना? अगर हम सबसे अलग नहीं करेंगे तो सब में और हम में अंतर क्या होगा? तो आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रिएक्शन अर्थात रिएक्शन नंबर 4 आप डालोगे क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया की हेडिंग। क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया की हेडिंग, है ना? तो आपकी जो रिएक्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगी? द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या? द्विविस्थापन विस्थापन अपक्रिया, अभिक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। उसे क्या विस्थापन था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते थे, इसमें द्वि है तो क्या हो जाएगा? डबल। द्वि मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ आया समझ में नहीं? आगे ना अच्छे से समझ में? तो अब जैसे देखो उसमें क्या होता था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता था? निकाल देता था उसके लवण के विलयन से, है ना? मगर इसमें क्या होता है? डबल है अर्थात क्या होगा? यहाँ पर यौगिकों के मध्य आयनों की क्या होती? अदला बदली होगी। अर्थात मान के चलो कोई तत्व दो हैं तो वो जिनसे मिले हैं जस्ट अपोजिट क्या होते हैं? वो परिवर्तित हो जाते हैं। हो सकता है ऐसे आपको ना समझ में आए, आप क्या करो डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद में जब हम आपको समीकरण देंगे, जब एग्जांपल देंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना? तो आप क्या लिखोगे? वह रासायनिक क्रिया। क्या? वह 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 रासायनिक 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 अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया 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 जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या होता है? यौगिकों 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 के मध्य मध्य यौगिकों के मध्य क्या होता है? आयनों आयनों ये आयन क्या होते हैं अभी आपको हम समझा रहे हैं। आयनों यौगिकों के मध्य आयनों की परस्पर 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 अदला अदला बदली अदला बदली अदला बदली होती 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 है क्या कहलाता है? द्वि द्वि विस्थापन विस्थापन क्या? अभिक्रिया 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 कहलाती कहलाती है। बताओ आया समझ में नहीं? यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? यौगिकों के मध्य आयनों की क्या होती है? अदला बदली हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब समझो। सबसे पहले हम आपको कॉमन समीकरण देंगे, है ना? तो यौगिक क्या होता है? यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। तो इमेजिन करो एक यौगिक क्या है? एक यौगिक ए बी है, एक यौगिक क्या ए बी है, और ये जो इसमें ए और बी तत्व हैं ये इनके क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। आयन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जब ऐड होता है तभी तो जाकर एक नया यौगिक बनता है, तभी तो एक नया तत्व बनता है। तो जो ये तत्व है वो क्या बोला जाता है? आयन बोलता जाता है। जिन पर धन आवेश होता है उन्हें धनायन बोलते हैं, और जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। और मान के चलो एक और तत्व है जो क्या सी डी है, और जब इनकी अपक्रिया होगी तब क्या होगा? ये क्या होंगे? इनके आयनों की क्या होगी? अदला बदली हो जाएगी। क्या होगी? आयनों की अदला बदली हो जाएगी, और अदला बदली इस प्रकार से होगी जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के पास चला आएगा। बताओ आया समझ नहीं? तो मान के चलो इमेजिन करो यहाँ पर आपका ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, और यहाँ पर हमारा क्या सी नेगेटिव है, और
आपका क्या डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिल जाएगा, अर्थात जब अक्रिया होगी तो क्या मिल जाएगा हमें AC, और नेगेटिव वाला क्या होगा डी से मिल जाएगा, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वाला डी से मिल जाएगा, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, क्या डी बी मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले को ही हम आगे रखते हैं, आया समझ में, पॉजिटिव वाले को आगे रखा जाता है। तो आपका ए क्या था, पॉजिटिव था, और इसमें क्या सी नेगेटिव है, तो ए क्या हुआ सी के साथ आ गया, और बी आपका नेगेटिव है तो क्या होगा डी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी हो गया बी के साथ आ गया। अब क्या हुआ, ये यौगिक पहले था और अब ये क्या नया यौगिक बन गया, तो इनमें क्या हुआ है, आयनों की अदला बदली हुई है ना, आयनों की परस्पर का मतलब एक दूसरे से, कोई एक ही नहीं चेंज होगा, एक दूसरे दोनों चेंज हो गए, यानी ये इनका वो ले लेंगे उनका वो ले लेंगे, आया समझ में नहीं। अब इसी से रिलेटेड क्या करोगे आप, देखोगे एग्जाम्पल, क्या इसी से रिलेटेड आप क्या करोगे, एग्जाम्पल देखोगे, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलो हमें क्या दिया जाए, एग्जाम्पल में हम ले लें, इमेजिन करो कि मान के चलो Na2SO4 Na2SO4, अर्थात हम क्या ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, और सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, और इसकी जो अपक्रिया है, इसकी अपक्रिया हम क्या करा दें, VeCl2 से, बेरियम क्लोराइड से करवा दें, सोडियम सल्फेट की अपक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवा दें, तब क्या होगी, जब अपक्रिया होगी तो इनके आयनों की क्या होगी, परस्पर अदला बदली हो जाएगी, अर्थात हमें ये जो सोडियम पॉजिटिव है वो नेगेटिव क्लोरीन के साथ आ जाएगा, आखिर अर्थात हमें मिल जाएगा NaCl, और जो हमारा सल्फेट नेगेटिव है वो क्या होगा, पॉजिटिव बेरियम के साथ आ जाएगा, अर्थात हमें मिल जाएगा क्या VeSO4 बेरियम सल्फेट। बताओ आया समझ में नहीं, आया समझ में नहीं। और अब क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा अपक्रिया, तो क्लोरीन 2 है सोडियम 2 है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे NaCl को। बताओ अपक्रिया बैलेंस हो गई कि नहीं, हो गई ना अपक्रिया बैलेंस। और जो ये नया ये जो तत्व बना है जाकर, ये एक सफेद कलर का क्या होता है, अवक्षेप होता है, क्या होता है, सफेद रंग का क्या होता है, रंग का क्या होता है, अवक्षेप होता है, क्या होता है, अवक्षेप होता है। बताओ आया समझ में नहीं। और ये तो मान चलो हो गई पहली आपकी अपक्रिया हो गई। हम एक और अपक्रिया ले रहे हैं, और इस समय हम क्या करें, मान लो सेकंड हमने ले लिया, क्या एक मान लो NaOH ले लिया, और प्लस में क्या लिया HCl ले लिया, है ना, HCl ले लिया, NaOH और ले लिया जाकर क्या HCl, NaOH और ले लिया जाकर हमने क्या HCl, तो क्या बनेगा जाकर हमारा जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ चला जाएगा, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा NaCl मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, और हमारा जो ये H और ये यहाँ से OH निकला और यहाँ से क्या H निकला, तो H क्या हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे, अर्थात क्या मिल जाएगा हमें H2O मिल जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, आया समझ में ना। ये क्या है, आगे जब सेकंड चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे समझाएंगे। ये क्या है, इसे बोलते हैं क्षार, इसे क्या बोलते हैं क्षार, और ये जो होता है ये क्या होता है, इसे बोलते हैं क्या अम्ल बोलते हैं। और ये जो हमारा है ये क्या होता है, ये होता है क्या लवण, और क्या ये होता है, इसे बोलते हैं क्या जल बोलते हैं। आया समझ में। यहाँ पर भी क्या तत्वों के मध्य आयनों की अदला बदली हो रही है ना, अदला बदली हो रही है कि नहीं। तो जो पहला हमने आपको अपक्रिया दिया है, पहला अपक्रिया, इसमें क्या अवक्षेप का निर्माण होता है, ये हमने क्यों आपको बताया, ये समझिए। जो हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। तो जो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक में क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिस द्विविस्थापन अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे बोला जाता है क्या अवक्षेपण, क्या अवक्षेपण अपक्रिया, क्या बोलेंगे उसे अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं अवक्षेपण अपक्रिया बोला जाता है। और ये जो जब क्षार अम्ल बनता है तब लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो ये जब अपक्रिया होती है तो ये अपक्रिया क्या होती है, उदासीन हो जाती है। उदासीन होने का मतलब समझो, ये क्या है आपका क्षार है और ये क्या है लवण है, और जब दोनों ये क्षार ये अम्ल है, दोनों जब मिलेंगे तो लवण का निर्माण करेंगे और जल का निर्माण करेंगे, है ना। और जल क्या होता है, उदासीन होता है ना, अर्थात पूरा विलयन क्या होता है, उदासीन हो जाता है, पूरा विलयन ही उदासीन हो जाता है। और जब अपक्रिया क्या उदासीन होती है तो इसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया, क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया। बताओ आया समझ में नहीं, उदासीनीकरण अपक्रिया, यानी कि जब अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं तो इस अपक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अपक्रिया बोला जाता है। और यह द्विविस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है। बताओ आया समझ में नहीं आया। इस अपक्रिया को हम अच्छे से बहुत डीप में जाकर आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर इस अपक्रिया के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। आया समझ में। तो आशा करता हूं जो मैंने अभी तक आपको अच्छे समझाया है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो ये तत्व हैं इनके हम नाम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि फिर ज्यादा समय लगेगा और आपकी क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम तत्वों के नाम नहीं लिख रहे हैं और बता रहे हैं। तो आप अच्छे से लिख लेना, है ना। बता रहे हैं, नोट्स बनाने के समय आप क्या करोगे, इसका लिख लोगे। और इससे पहले की क्लासों का हमने नोट्स नहीं दिया, मगर कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं दे पाए। मगर अब जितनी क्लासें आएंगी और इस क्लास का और जितनी क्लासें हो गई हैं उसका भी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। जयकेश तिवारी गुरुकुल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसे जाकर आप अच्छे से ज्वाइन कर लो, अच्छे से आपको नोट्स भी क्लास की मिल जाएगी। है समझ में, है ना। और हम इतना डीप में आपको यूं इसलिए जाकर बता रहे हैं और इसलिए सब कुछ लिखा रहे हैं कि यह एक लिखित परीक्षा है, यहाँ पर लिखने का नंबर मिलता है।
अगर आपको बहुत नॉलेज है और लिखना नहीं आ रहा है तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स पा ही नहीं सकते। लेकिन बाई चांस आपको लिखने के अंदर कला है, लिखना आप जान रहे हो और बाई चांस किसी प्रॉब्लम से आपको नहीं आ रहा है, तब भी आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आया समझ में नहीं? तो आशा करता हूँ जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अच्छे से आप समझ गए होंगे और इसे क्या कर रहे हैं आप रिड्यूस करके चलेंगे क्या नेक्स्ट प्रक्रिया पर। तो अब क्रिया नंबर 5, अब क्रिया नंबर 5 आप हेडिंग डालोगे क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताओ आया समझ में नहीं? आया समझ में ना? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखिए ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब आप ये समझिए क्षेपित करना अर्थात निकालना। क्या? निकालना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें उत्पाद के साथ साथ क्या होती है, अब ऊष्मा भी मिलती है, कोई अन्य तत्व भी मिले और क्या हो, ऊष्मा भी मिले, तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। बताओ आया समझ में नहीं? है ना? आगे ना अच्छे समझ में। तो क्या आप लिखोगे? आप लिखोगे क्या? वह रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, 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 अभिक्रिया जिसमें, जिसमें क्या? जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हमें उत्पाद, उत्पाद पदार्थ, क्या? उत्पाद पदार्थ, पदार्थ के साथ, उत्पाद पदार्थ के साथ 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 ऊष्मा, ऊष्मा भी, ऊष्मा भी प्राप्त, प्राप्त होती, होती है, होती है। क्या कहलाएगी? ऊष्मा, क्या? ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती, कहलाती है। बताओ आया समझ नहीं? यानी कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अब ऊष्मा जब प्राप्त होगी तो उसे किस साइड लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? उसके लिए आप एक नई लाइन लिखोगे कि इस, क्या? इस अभिक्रिया, अभिक्रिया में ऊष्मा, ऊष्मा को, ऊष्मा को क्या? दाईं ओर, क्या? दाईं, दाईं ओर, दाईं ओर प्लस, प्लस चिन्ह, चिन्ह के साथ साथ लिखते, लिखते हैं। बताओ आया समझ में नहीं? यानी जो अभिक्रिया ये है, इस अभिक्रिया में जो हमारी ऊष्मा निकली हुई है उसे अभिक्रिया के दाईं ओर अर्थात उत्पाद साइड की ओर हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। बताओ आया समझ में नहीं? आ गया ना अच्छे समझ में? प्लस चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें, अब इसमें क्या कोई कॉमन रिएक्शन नहीं होती है, कॉमन रिएक्शन इसमें होती नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो संयोजन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वियोजन हो, चाहे जो कुछ हो, अगर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या कोई भी कॉमन रिएक्शन नहीं होती है। तो इसलिए कॉमन रिएक्शन की बात ना करके हम क्या डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इमेजिन करो कि हमने क्या किया, इमेजिन करो कि हमने ले लिया क्या? कार्बन और ऑक्सीजन। यानी क्या करें हम? कार्बन को, कार्बन को क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करें? अब क्रिया करा दें, अर्थात ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन को क्या हम ऑक्सीजन में जला रहे हैं। तब हमें जानते हो क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा जाकर, तब हमें मिल जाएगा जाकर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और प्लस में क्या मिलेगी जाकर? ऊष्मा। क्या मिलेगी जाकर? ऊष्मा। यानी कि जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलेगी जाकर। और ये क्या है? ये देखो ये क्या हो गया? ये दाहिना साइड है और ये बायां साइड है। तो दाहिने साइड हमने क्या किया है? ऊष्मा को प्लस चिन्ह के साथ लिखा है। और कितनी ऊष्मा मिलेगी? कितनी ऊष्मा मिलेगी? तो हमें जाकर 94, कितना? 94 किलो, किलो कैलोरी, कितना? कैलोरी, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा जाकर मिलेगी। आप ऐसा समझ सकते हो ये जो कार्बन होता है ये क्या होता है? कोयला ही होता है ना। और कोयला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा अर्थात जलेगा। तो जब हम कोयला जलाते हैं तो जाकर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और उसके बाद में हमें ऊष्मा भी तो प्राप्त होती है ना। तो वही क्या होगी? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। आया समझ में नहीं? ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? कार्बन। ये आपका क्या है? कार्बन। और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। और ये आपकी क्या है? ऊष्मा है। बताओ अच्छे समझ में आ गया ना? अच्छे समझ में आया कि नहीं? तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको अभी तक अच्छे समझाया वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या? नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो आशा करता हूँ इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। क्या करेंगे? हम इसे मिटाएंगे। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है
जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी क्या, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो जो हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है, जो हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है वो क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है जाकर एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है और इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। आया समझ में नहीं? तो ये जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। यानी आप समझिए ऊष्माशोषी नाम से ही पता है, शोषी का मतलब सोखने वाला और सोखने का मतलब ग्रहण करना। कब सोखेगा, जब ग्रहण करेगा ना। अर्थात क्या होता है, इस रासायनिक अपक्रिया में हमें क्या करना पड़ता है और ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बनती है और इसे कराने के लिए ऊष्मा क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। आया समझ में? तो आप क्या लिखोगे, आप इसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए, अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए क्या, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बताओ आया समझ में नहीं? आ गया ना अच्छे समझ में? यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए, पूर्ण होने के लिए हमें क्या करना पड़े और ऊष्मा देना पड़े, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। और आखिर जब ऊष्मा देना पड़ेगा तो ऊष्मा हम लिखेंगे किधर, दाईं साइड लिखेंगे या बाईं साइड लिखेंगे? तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे आप लिखोगे, उसके लिए एक लाइन लिखोगे कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा को क्या करेंगे, उसमें क्या था दाईं साइड और इसमें क्या हो जाएगा बाईं साइड, बाईं साइड, बाईं ओर क्या करेंगे, प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। बताओ आया समझ में नहीं? यानी कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो ऊष्मा होती है उसे क्या करते हैं हम, अपक्रिया के बाईं साइड लिखते हैं। क्या करते हैं, अपक्रिया के बाईं साइड लिखते हैं और इसमें भी कोई कॉमन रिएक्शन नहीं बनेगी जाकर। तो क्या होगा, एग्जांपल की बात करें, क्या हम एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा जाकर, मान के चलो कि एग्जांपल की बात हम करें, हाँ तो क्या मान चलो क्या N2 क्या N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस और O2 क्या ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की अगर हम अपक्रिया कराएं तो ये अपक्रिया ऐसे होगी नहीं। क्या करना पड़ेगा, इस अपक्रिया को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। प्लस में ऊष्मा है ना, अर्थात ऊष्मा क्या हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। और उसमें उस साइड प्लस में ऊष्मा था, इसमें बाईं साइड प्लस में ऊष्मा है अर्थात हम ऊष्मा दे रहे हैं, और उसमें दाईं साइड प्लस में ऊष्मा था अर्थात ऊष्मा बन रही थी। बताओ ऐसा नहीं है ना? तो अगर हमें नाइट्रोजन गैस की अपक्रिया ऑक्सीजन गैस से करानी तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें ऊष्मा देना पड़ेगा। और जब ऊष्मा देंगे तब हमें जानते हो क्या मिलेगा जाकर, NO। और अपक्रिया बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है आपका नाइट्रोजन, क्या ये आपका क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और ये क्या है आपकी ऑक्सीजन गैस है। और ये जो बना है जाकर इसे बोलते हैं क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या ऑक्साइड। बताओ आया समझ नहीं? ये क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड। और कितना ऊष्मा देना पड़ेगा, तो जो ऊष्मा हमें देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा क्या, 45 किलो कैलोरी 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा। बताओ आया समझ नहीं? तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको इसे बताया होगा अच्छे से आपको समझ में आ गया है। प्लीज आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आशा करता हूँ जितना मैंने आपको अभी तक समझाया है सब कुछ आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ गया है। हमने कोशिश किया है कि आपको आपके विद्यालय या आपकी कोचिंग या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से अलग दें, है ना। इसीलिए हमने बेहतर से बेहतर आपको एक एक पॉइंटों को समझाने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ कि अगर आप यहां तक रुके हो, यहां तक आए हो, तो आपको क्लास जरूर से जरूर समझ में आई है और पसंद भी आई है। तो क्लास पसंद आ गई है
तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप सोचते हो कि कोई अन्य बच्चा भी स्टडी कर ले, क्योंकि ये जितना कुछ है सब कुछ एकदम आपको फ्री में ही दे रहे हैं हम यूट्यूब पर, एकदम हमारे चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर आपको एकदम फ्री मिल जाएगा, एक भी पेमेंट आपको करना नहीं है, आप फ्री में पढ़ सकते हो, और इतना बेहतर से बेहतर कंटेंट शायद आपको फ्री में ना मिल पाए, है ना। तो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप सोचते हो कोई और भी स्टडी करे तो आप क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दो। और अगर बाई चांस आप पेड क्लास में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं पेड क्लास भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप पेड क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 930 क्या व्हाट्सएप नंबर 930579612612 पर आप क्या मैसेज कर सकते हो। जुड़ने का क्या प्रोसेस होगा हमसे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और आप करना क्या कि प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेके तिवारी गुरुकुल के नाम से उसे डाउनलोड कर लेना, बस सब कुछ हमें बता दूंगा क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं प्रोसेस होगा। ओनली वन 99 रुपीज में, ओनली 199 रुपीज में आपके एग्जाम तक हम आपको बेहतर से बेहतर स्टडी कराएंगे, जिसमें टाइम से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा, खुद के हाथ की लिखी हुई हम आपको नोट्स देंगे, और उसके बाद में आपको जितना कुछ हो सकेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, पुराने साल जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में आए हैं वो आप सबको बताएंगे, और जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराया जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सारा सारा आपको सॉल्व कराया जाएगा। आपकी स्टडी को मैनेज करवाएंगे हम। आप करते क्या हो कि आप पढ़ते पढ़ते एक ही सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो ना, तो आपको बेस्ट स्टडी कैसे करना है और टाइम का प्लान कैसे करना है कि आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ पाओ, और जितना कुछ है आपको आखिर एग्जाम को मैनेज कैसे करना है, कैसे आपको एग्जाम लिखना है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, सब कुछ बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज कर दीजिए, और क्या प्रोसेस है वो सब कुछ आपको हम बता देंगे। तो आशा करता हूं जितना मैंने आपको अभी तक बताया है सब कुछ आपको समझ में आ गया है। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैसेज जरूर करना, और फिर से वही बात कि अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। उसके बाद में इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अन्य बच्चों तक भी इस क्लास को शेयर करो। और फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले दिन आपको फिर से हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। और हाँ, अपने फ्रेंडों को भाई बताओ, और ये जो संख्या है ना इसका डबल तिबल जल्दी कराओ। क्या कर रहे हो तुम लोग, एकदम नॉर्मल सी संख्या में आ रहे हो आप लोग, बढ़ाओ ना। जब आप संख्या बढ़ाओगे तभी तो हम आपको क्या अच्छे से अच्छे कंटेंट को देंगे, इतना बेहतर समझाने वाला शायद आपको कोई और नहीं मिल पाएगा। पढ़ाने वाले तो बहुत आपको मिल जाएंगे लेकिन समझाने वाला नहीं मिलेगा। तो ओके, फिर क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन आपको मिलेंगे इसी क्लास में इसी समय। ओके, फिर बाय बाय बच्चों, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।